नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस YouTube चैनल पे और प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम पॉलिटी के बात कर रहे थे और वैसे कहा जाता है कि सर आप हमें बच्चे क्यों कहते हैं। हम तो खैर आ, उम्र के काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं आप, और करीबन 25 से 26 साल और 27 साल की एज है आपकी। तो खैर बच्चे तो मुझसे कह ली जाता है कि एक शब्द है, एक मेरा फ़ॉन्ट है, जब मैं कभी पोडियम पे या मंच पे जाते हैं तो वही शब्द निकलता है। खैर कोई नहीं, लेकिन आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अभी देर है अदेर नहीं हो सकती। जिस जगह में आप लगे हुए हैं अपनी मेहनत में लगे रहिए, तरीके से अपने एकाग्र रहिए, कॉम्पिटिटिव को और तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से फाइट करना है। याद रखें, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम एक तरह का रायता है। आप इसको जितना फैलाता जाएंगे उतना ही फैलता चला जाएगा। इसको समेटना है तो रणनीति के अनुसार ही समेटा जा सकता है। बाकी इसकी कोई दवा नहीं है और मार्केट में ऐसी कोई किताब नहीं है जो आपको कंपटीशन को फाइट करना सिखा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप सब दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आपके अंदर है वो दुनिया में कहीं किसी कोने में नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अपने अंदर का वो मोटिवेशन, वो जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, वो आपको बाहर निकालना होगा। आप हवाओं में या बहते पानी की तरह मत बहिए। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी की। और इंडियन पॉलिटी में मैं राज्यसभा पढ़ा रहा था या संसद पढ़ा रहा था, आप सभी को पता है। तो इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में हमारा चल रहा था भारतीय संसद, इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट, तो इंडियन पार्लियामेंट हमारा चल रहा था। और पार्लियामेंट में दो सदन काम करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में हमने ये बात देखी थी कि राज्यसभा जो संसद का अपर हाउस कहलाता है, जो कभी भी भंग नहीं हो सकता, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो कार्यकाल होता है उनका, वो राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और जो सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य हैं वो कभी भी कितनी भी बार राज्यसभा में दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। तो ये बातें मैंने कहीं हद तक बता भी दी थी और कहीं हद तक, बहुत हद तक समझा भी दिया था। लेकिन इससे आगे समझाना एक बेवकूफ़ी भरा कदम हो सकता है, क्योंकि इससे ऊपर समझाना तो कोई, मान लो आपको पीएचडी लेवल तो करना नहीं है। देखो सीधी बात है कि आपको कोई एग्जाम फाइट करना है, और एग्जाम फाइट करने के लिए उसमें आने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, केवल उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए उसके आगे पीछे की जो भी कहानी होती है मैं खुद ऑलरेडी बता देता हूं आपको, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जो कि पेपर में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, तो राज्यसभा से संबंधित कुछ आर्टिकल्स मुझे यहां पर, राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल, राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मुझे याद आते हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल चलता है 249। लेकिन आर्टिकल 249 से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जो मैंने जिक्र भी किया था एक बार, सभी के सामने जिक्र किया था इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इससे संबंधित अनुच्छेद में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, और वो अनुच्छेद है आपके सामने, यानी आर्टिकल है 249। क्या है? 249 आर्टिकल। ठीक है, और 249 जो आर्टिकल है, इससे पहले मैं एक बात समझा देना चाहता हूं आपको। जैसे कि क्या होता है, हमारे संविधान में एक सूची काम करती है, सूचियां। ठीक है, और वह सूचियां क्या करती हैं, यानी अलग अलग सूची हमारे भारत के संविधान में दे रखी है। जैसे कि पहली सूची काम करती है, संविधान की 7वीं अनुसूची में इन सूचियों का वर्णन किया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में, किसमें? 7th शेड्यूल में इन सूचियों का वर्णन किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, ओके, और तीसरी है समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्कर लिस्ट। देखो संघ सूची हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची है, इस सूची में कम से कम बताया गया है कि 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने? 29 विषय। यहां पर 29 सब्जेक्ट आते हैं, और उन सब्जेक्टों पर
उन ऑब्जेक्टों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही जाता है। समझे आप? तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि संघ सूची यानी वह सूची जिसमें आने वाले सभी विषयों पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है, वह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची जो होती है उस पर केवल राज्य सरकार यानी अपने अपने राज्यों की राज्य सरकार यहां पर कानून बना सकती है। उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची। राज्य सूची में करीबन विषय दिए गए हैं 59 और जबकि समवर्ती सूची में विषय दिए हैं करीबन 97। तो इसका मतलब यह है कि राज्य सूची यानी वह सूची जिसके अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल अपने अपने राज्यों की सरकारें कर सकती हैं, तो वो है राज्य सूची। अब आते हैं जैसे कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कॉन्कर्ड लिस्ट। कॉन्कर्ड लिस्ट का कहना है कि वह सूची जिसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र और राज्यों की सहमति से होता है, लेकिन कभी मान लीजिए कि राज्य नहीं चाहता कि उस विषय पर कानून बने, लेकिन केंद्र चाहता है कि उस विषय पर कानून बनना चाहिए, तो याद रखना इस पर केंद्र का फैसला सर्वोपरि माना जाएगा। यानी समवर्ती सूची में केवल केंद्र हावी होता है, ना कि राज्य। लेकिन अब सवाल यह आता है कि संघ सूची पर तो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है, इस पर कोई भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। जैसे बैंकिंग के मामले, उद्योग के मामले, या फिर बैंकिंग का मामला है, या फिर वित्तीय मामला है, या फिर कोई विदेशी मामला है, संचार का मामला है, डाक पोस्ट का मामला है, सेना का मामला है, आर्मी का मामला है, तो उस पर केवल सरकार जो केंद्र सरकार है वही उस पर कानून बना सकती है। एक आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची आपको बता दूं, देखो राज्य सूची एक ऐसी सूची है जिस पर कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है, और यही तो हमारे संविधान का संघीय ढांचा है जिसे हम डिवाइडेशन ऑफ द पावर कहते हैं, जिसे डिवाइडेशन ऑफ द पावर कहा जाता है, शक्तियों का पृथक्करण कहा जाता है। चलिए अब राज्य सूची की मैं बात करूं तो राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाए वह राज्य सूची कहलाती है। लेकिन कभी मान लीजिए कि राज्य सूची में आने वाला कोई भी विषय है उस पर केंद्र सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, यानी लोकसभा, आपको पता है लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं, तो लोकसभा चाहती है कि उस पर कानून बनाया जाए, तो लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा से ये कहती है कि आप अपने सदन से उपस्थित सदस्यों का, यानी आप अपने सदन में जो भी आपके मेंबर उपस्थित हैं राज्यसभा में, उनसे सभी से 2/3 बहुमत से एक बिल पारित करवाइए, और राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यसभा का ही होता है। और राज्यसभा आती है केंद्र सरकार में, किसमें आती है, केंद्र में। तो याद रखना जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून पर जो 3 कानून बनाए थे, कृषि सब्जेक्ट पर जो 3 कानून बनाए थे, एक्चुअली में जो कृषि था ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन कुछ एंटी पार्टियां ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री ने राज्य सूची पर कैसे कानून बना दिया, ये तो असंवैधानिक है। बिल्कुल मानता हूं यह असंवैधानिक है, लेकिन आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अपने सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत के माध्यम से राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने को लोकसभा को कह सकती है। दैट्स इट। तो लोकसभा ने कानून बना दिया। तो आर्टिकल 249 में आप लिख सकते हैं इस बात को, तो आर्टिकल 249 में आप इस बात को लिख सकते हैं कि राज्यसभा को अधिकार है, राज्यसभा को यह अधिकार है, राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा को अधिकार है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय पर, या कि राज्यसभा सदन में उपस्थित सदस्यों का, राज्यसभा सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत द्वारा, सदस्यों का 2/3 मत द्वारा, 2/3 मत द्वारा यानी 2/3 द्वारा या 2/3 मत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर यानी किसी भी मैटर पर, किसी भी विषय पर कानून बनाने को
कानून बनाने को लोकसभा को कह सकती है, लोकसभा को कह सकती है। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि राज्यसभा को पास अधिकार होता है और यह अधिकार लोकसभा के पास नहीं होता है। आप जानते हैं कि लोकसभा में पूरी सरकार होती है, पूरा मंत्रिमंडल लोकसभा का होता है, लेकिन यह अधिकार लोकसभा के पास नहीं होता। यानी यह अधिकार प्रधानमंत्री के पास नहीं है, लेकिन यह अधिकार किसके पास है? यह अधिकार राज्यसभा के पास होता है। समझे? और राज्यसभा ही जब चाहे तो वो राज्य सूची के किसी भी विषय को हटाकर बल्कि संघ सूची में शामिल भी कर सकती है। इस बात को याद रखें, चाहे संघ सूची में शामिल करे, चाहे यूनियन लिस्ट में उसे इंक्लूड करे, और चाहे उस पर कोई कानून बनाए, वह केवल राज्यसभा ही कर सकती है। और राज्यसभा की सहमति मिल गई एक बार तो लोकसभा भी इस काम को करने में देर नहीं लगाती। इसलिए भारत में जो कृषि को लेके, एग्रीकल्चर पर जो 3 कानून बनाए गए थे वो इसी प्रकार बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर तो राज्य सूची का विषय है और राज्य सूची पर तो कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। लेकिन यह कानून केंद्र ने कैसे बना दिया, मुझे बताइए। यह कानून केंद्र ने इसलिए बना दिया क्योंकि राज्यसभा ने अपने 2/3 मत के द्वारा उस राज्य सूची में आने वाले कृषि सब्जेक्ट को निकालकर संघ सूची में डाल दिया था, और संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी विषय हैं उन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार का ही होता है। इसलिए केंद्र ने कृषि पर 3 कानूनों का निर्माण किया था, जिसका काफी विरोध हुआ था। पंजाब में, दिल्ली में, कई जगह हरियाणा में, कई जगह राजस्थान में विरोध हुआ था इसका। ठीक है, तो ऐसी विरोधों के चलते नरेंद्र मोदी जी भारत के बतौर प्रधानमंत्री को यह कानून वापस लेने पड़े और ये निरस्त करने पड़े। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, एक आर्टिकल और भी है, एक आर्टिकल और भी है। उस आर्टिकल को कहते हैं 312 आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल 312। ये आर्टिकल 312 जो है ये क्या कहता है बच्चों? देखें, अनुच्छेद 312 ये कहता है कि आपको पता है कि आप अभी कोई स्टूडेंट है, कोई एस्पिरेंट है, तो अभी वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो खासकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जैसे कि आईएएस की तैयारी, आईएफएस, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इन ओवरऑल मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे ही जुड़ा है। ठीक है, जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस बनने का सपना देख रहे हैं, आईएफएस जाने का सपना देख रहे हैं, विदेश सेवा में जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे ही जुड़ा है। आप मुझे बताइए कि जो आईएएस आईपीएस की हम बात करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस की जो मैं बात करता हूं, जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू जो कराती है, 1 साल 15 महीने का जो समय होता है पूरा, तो 15 महीने का जो मेला होता है, समय नहीं मेला, मैं यूपीएससी को एक मेला कहूंगा। तो अनुच्छेद 312 में यह बात कही गई है कि राज्यसभा को, केवल और केवल राज्यसभा को। अच्छा, ये बताइए, इन आईएएस और आईपीएस की सर्विस को क्या कहते हैं? आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यूपीएससी में जो विदेश सेवा का एग्जाम होता है, जो बच्चे विदेश सेवा लेते हैं, फॉरेन सर्विस लेते हैं, जो राजदूत बनते हैं आगे जाकर, तो जो विदेश सेवा लेते हैं, उन विदेश सेवा जो है वो कौन सी सेवा है? केंद्रीय सेवा या अखिल भारतीय सेवा? अखिल भारतीय सेवा का मतलब है कि ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट। हाँ जी, दो अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, यानी ऑल इंडियन सर्विसेज होती हैं, उनमें आता है आईएएस और आईपीएस। जबकि विदेशी सेवा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह केवल एक केंद्रीय सेवा है। क्या है? केंद्रीय सेवा। तो हमारे भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की मैं बात करता हूं। हमारे भारत में जो अखिल भारतीय सेवाएं चलती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, उन अखिल भारतीय सेवाओं में क्या आता है? अखिल भारतीय सेवाओं में जैसे आता है आईएएस, और एक आता है आईपीएस, और एक आता है आईएफएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये आते हैं तीनों अखिल भारतीय सेवा में। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवा का मतलब होता है कि वह सेवा जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करे, वो अखिल भारतीय सेवा कहलाती है। यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है और दोनों के अधीन रहती है। जैसे आईएएस की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो काम करता है किसी राज्य के लिए, तो दोनों के लिए काम हो गया।
और वही आईएएस अधिकारी अपने सीनियर लेवल पर जब चलता है और सीनियर लेवल पर जब उसका प्रमोशन होता है तो वो कभी कभी केंद्र भी बुला लिए जाते हैं, दिल्ली बुला लिए जाते हैं सीधे, और दिल्ली के मंत्रालय पर वो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी के रूप में काम भी करते दिखाई देते हैं। ठीक है, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाता है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी बन जाता है, कोई सीनियर सेक्रेटरी बन जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे करके तो जैसे आईपीएस की बात करते हैं, यही भी आईपीएस की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये काम किसी राज्य के लिए करते हैं। तो ये दोनों के अधीन रहकर काम करते हैं, ये केंद्र की भी बात मानते हैं और राज्य की भी बात मानते हैं। लेकिन किसी भी आईएएस की नौबत तो तब आ जाती है, किसी आईएएस की नौबत तब आती है जब केंद्र में मान लो किसी पार्टी का जैसे अभी बीजेपी है, सेंटर में बीजेपी रूलिंग पार्टी है, और लेकिन स्टेट में मान लो कांग्रेस पार्टी आ जाए, तो जब कलेक्टर का बहुत मरना हो जाता है कि वो सुने केंद्र की या राज्य की। लेकिन सबसे ज्यादा आधिपत्य, लेकिन सबसे ज्यादा नियंत्रण आईएएस का किसका रहता है? केंद्र सरकार का रहता है, ना कि राज्य सरकार का। याद रखना। चलिए, यानी राज्य सरकार किसी भी जिला कलेक्टर को और किसी भी आईपीएस ऑफिसर को बर्खास्त नहीं कर सकती। बर्खास्त करने के लिए हमें कार्मिक मंत्रालय या डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, केंद्र सरकार में जाना पड़ता है। यानी केंद्र सरकार ही किसी भी ब्यूरोक्रेट को बर्खास्त कर सकती है। चलिए, तो उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 यह कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, यानी वह सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों इकाइयों के लिए काम करे, वह सेवा अखिल भारतीय सेवा कहलाती है। जबकि हमारे भारत में एक विदेशी सेवा भी काम करती है। वो विदेशी सेवा क्या होती है? जो केवल केंद्र के लिए काम करे, वो सेवा फॉरेन सर्विस कहलाती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें, आईएएस, आईपीएस और आईएएफ, हमारे भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस और फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा। ये हमारे भारत में अभी तक 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के पास अधिकार है कि अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके राज्यसभा जो है 312 का यदि प्रयोग करती है तो वो किसी भी और अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है। यानी राज्यसभा को यह अधिकार है, लोकसभा को अधिकार नहीं है। लोकसभा चाहे तो भी अखिल भारतीय सेवाओं की किसी भी यूनिट में वृद्धि नहीं कर सकती। मैं आपको बताऊं, आईएएस को पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, और आईपीएस को पहले इंडियन पुलिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और पहले फॉरेस्ट सर्विस नहीं हुआ करती थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 312 में राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा के पास अधिकार है, राज्यसभा को यह अधिकार है कि, राज्यसभा को यह राइट है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है, कि वह अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि कर सकती है। और आपको पता है कि राज्यसभा भी किसी भी अखिल भारतीय सेवा का नाम बदल सकती है, जैसे कि आईसीएस का नाम करके क्या कर दिया गया? आईएएस कर दिया गया। उसके अलावा इंडियन पुलिस का नाम बदल के आईपीएस कर दिया गया। और ठीक है, और अब देखा गया जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि 1964 में, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में क्या किया गया? राज्यसभा ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का निर्माण किया था। यानी भारतीय वन सेवा जो एक अखिल भारतीय सेवा थी, 1964 से पहले हमारे भारत में केवल 2 ही ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट थे, ऑल इंडियन सर्विसेज थी, एक तो आईएएस और आईपीएस। ठीक है, लेकिन 1964 में क्या किया? संविधान के बनने के लगभग 14 से 15 वर्ष के बाद राज्यसभा ने एक सर्विस और बनाई जिसका नाम है आईएफएस। और कल को यह भी हो सकता है कि राज्यसभा एक सर्विस और बना सकती है जिसको अभी तक किसी ने नहीं पता, और यह बहुत ही जरूरी है। मैं मानता हूं कि हमारे भारत में आईएएस और आईपीएस और आईएफएस को लोग जितने पागल हैं, देखो एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन टीचरों ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस दिन हमारे समाज का सपना एक टीचर बनना हो जाएगा, उस दिन यह समाज शायद सभ्य हो सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि टीचर यानी अध्यापक बनना, जैसे कि एक शेर है, मैं उस शेर को पहले गाना चाहूंगा, उसके बाद मैं कुछ बात कहूंगा। बड़ी महफिल में पूछा गया मेरा परिचय,
बड़ी महफिल में पूछा गया मेरा परिचय, तो मैंने कहा मैं टीचर हूं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट या प्राइवेट। बस जब तक सरकार इस गवर्नमेंट या प्राइवेट के टैग को नहीं तोड़ देती, या छोड़िए, टीचर टीचर होता है, डिपेंड नहीं करता कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। टीचर है तो नॉलेज है, नॉलेज है तो टीचर है, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है। जिस दिन आपको पता है कि हमारे भारत में आईएएस और आईपीएस को लेकर कितने लोग पागल हैं, कितने अपनी लोग जवानी का एक पहरा खपा देते हैं इसमें। मैं मानता हूं कि इससे, यानी इतना सम्मान यदि किसी टीचर को मिल जाता, इतनी सहूलियत किसी टीचर को मिल जाती, तो आज हमारे भारत में एक सपना टीचर बनने का भी हो सकता था। लेकिन आज कोई टीचर नहीं बनना चाहता, लेकिन आज सभी आईएएस जरूर बनना चाहते हैं। ये सब क्यों है? ऐसा हमारे भारत में ऐसा माहौल बनाया गया है। ऐसा माहौल कभी था ही नहीं, ऐसा माहौल हमेशा बनाया गया है। वरना आज आप जितने बड़े बड़े पदों पर जो व्यक्ति देखते हैं, चाहे राष्ट्रपति की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, ठीक है, आप जितने भी बड़े बड़े पदों पर जो भी आपने व्यक्ति देखे हैं, वो कभी ना कभी शिक्षक ही रहे हैं। मैं यदि मौर्य वंश की बात करूं तो आचार्य चाणक्य खुद एक अर्थशास्त्र के शिक्षक थे। वो खुद राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। बताइए, उनकी शिक्षा दीक्षा नालंदा यूनिवर्सिटी से हुई, वो एक टीचर निकले, जबकि आने वाले समय में वो मौर्य वंश के प्रधानमंत्री बने थे। यदि आज की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर लूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक 3rd ग्रेड की टीचर थी अपने उस समय के दौर में। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और धीरे धीरे ये पॉलिटिशियन बनी और फिर धीरे धीरे ये आज राष्ट्रपति है भारत की। तो हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के माँ बाप ही नहीं चाहते कि हमारा बच्चा एक टीचर बने। डिपेंड नहीं करता कि आप गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आपको डिपेंड ये करता है कि आप एक टीचर हैं या नहीं है। और टीचर कोई बिना नॉलेज के नहीं बन सकता, बिना एक्सपीरियंस के नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि आज जिस प्रकार से भारत में एक माहौल है कि हर दूसरा बच्चा आईएएस की तैयारी करना चाहता है, मैं बता रहा हूं कि 5 में से एक बच्चा, मैं जिससे पूछूं, भले वो ईमानदारी से बोल देगा कि सर मैं टीचर बनना चाहता हूं। सीरियसली, ये हकीकत है। इसलिए राज्यसभा को मैं ये सुझाव देना चाहता हूं अपने टीचर होने के नाते। आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। मैं राज्यसभा को ये सुझाव देना चाहता हूं कि राज्यसभा आर्टिकल 312 का प्रयोग करके, आर्टिकल 312 का प्रयोग करके वो प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं राज्यसभा से कि वो एक ऐसी सर्विस बनाए जिसमें टीचर बनने का भी एक सपना हो, जिसमें से हर 5 में से हर 3 बच्चा ये बोले कि मैं टीचर बनना चाहता हूं। क्योंकि आज हमारे भारत में टीचर को इतना सम्मान नहीं मिलता है, टीचर को इतनी सहूलियत नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि टीचर को हमेशा प्रमोट ही नहीं किया आप लोगों ने कभी नहीं किया प्रमोट। जैसे आईएएस है हमारे देश में, एक आईपीएस है हमारे देश में, एक आईएफएस है हमारे देश में। तो राज्यसभा को मैं यही कहना चाहता हूं कि एक हमारे देश में एक सर्विस और बनाए जिसका नाम है आईटीएस, जिसका नाम है आईटीएस, और ये होती है इंडियन टीचिंग सर्विस। हमारे देश में एक ऐसी सर्विस भी होनी चाहिए, आईटीएस। मैं कहता हूं प्री ले लो, मेन ले लो, इंटरव्यू ले लो, कुछ भी कर लो यार, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी सर्विस भी होनी चाहिए जो आईटीएस के रूप में जाने, और इसे कहते हैं इंडियन टीचिंग सर्विस। जैसे आईएएस के काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इंडियन टीचिंग सर्विस में जो व्यक्ति जाए वो एक, मतलब ये मानो कि विश्व स्तर पर उसे अन्य यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले, अन्य यूनिवर्सिटियों में लेक्चर लेने का मौका मिले, उसको वही सहूलियत मिले जो किसी आईएएस को मिलती है। बंगला मिले, उसे गाड़ी मिले, फिर देखो आप कि हर कोई टीचर बनना चाहेगा। बात यह है ना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का बच्चा आईएएस क्यों बनना चाहता है। आज का बच्चा आईएएस कोई देश सेवा थोड़ी है, उसके मन में देश सेवा का भाव ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, देश सेवा के लिए कोई आईएएस बनता ही नहीं है, ये हकीकत है। आप अपने दिल में अंदर झांक के देखिएगा, यदि ये आपका ईमान जवाब दे दे तो वही मान लेना कि आप फरिश्ते हैं। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी देश सेवा के लिए आईएएस नहीं बनना चाहता। लेकिन जो आईएएस में मिलती वाली सहूलियत है, जो पैसा मिलता है, जो बंगला मिलता है, जो गाड़ी मिलती है, वो लाजवाब है, और इसी के लिए लोग आज आईएएस बनने को बेताब हैं। कुछ तो वो हैं कि कुछ तो इसमें देवदास बैठे हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। कुछ आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं, कुछ आईएएस अपने परिवार को उन्नति की तरफ। अच्छी बात है, इतना स्वार्थ काफी है कि आप परिवार की उन्नति की तरफ जाइए, ठीक है, लेकिन ये ना कहिए कि आईएएस बन रहे हैं आप किसी और के लिए
और कह कुछ और रहे हैं। ठीक है, यानी अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए आपके अंदर। चलिए, तो मैं राज्यसभा से दरखास्त करता हूं कि राज्यसभा एक सर्विस और बनाए जो आईएएस से भी ऊपर की हो, और वो से कहते हैं आईटीएस। अरे आईएएस भी तो, आईएएस को जो बनाता है वो भी तो एक टीचर होता है ना। तो सीधी बात है, मैं तो सारे टीचरों का सम्मान कर रहा हूं। आज हमारे भारत में जितनी भी एजुकेटर इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी टीचर है, चाहे मैं प्राइमरी टीचर की बात कर लेता हूं, चाहे वो छोटे बच्चों को ही क्यों नहीं पढ़ाता हो, उसका सम्मान क्यों होना चाहिए? उसका सम्मान होना चाहिए भाई। टीचर ही ने तो पूरी दुनिया बनाई है। बताओ, हर की बात करें, चाहे आईएएस को कोई बनाता है, चाहे कोई चपरासी बनाए, वो बनता तो टीचर की वजह से है ना। चलिए, मेहनत खुद की होती है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, राज्यसभा से मैं दरखास्त करूंगा कि राज्यसभा एक आईटीएस सर्विस का निर्माण करे। आपसे आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और इस सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो राज्यसभा आर्टिकल 312 का प्रयोग करके एक इंडियन टीचिंग सर्विस बनाए जो आईएएस और आईपीएस के समान ही उसकी पावर होनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। देखो, अब आते हैं राज्यसभा जो है। देखो, मुझे एक बात याद आती है कि अभी मैं धन विधेयक पर बात कर लेता हूं, लिखेंगे धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। ये हकीकत बोला है मैंने कि कोई भी आईएएस देश सेवा के लिए नहीं बनना चाहता। मैं पूछ लूं ना किसी बच्चे से, तो देश सेवा कहते वक्त उसकी आंखें झुक जाती हैं। जैसे मैंने पूछा किसी बच्चे से कि बेटा, व्हाई टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, क्यों क्यों बनना चाहते हो, मतलब व्हाट डू वांट। तो मैंने उसने जवाब दिया कि सर मैं देश सेवा करना चाहता हूं। नजरें तुरंत झुक जाती हैं। यानी अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, ऐसा मत करिए। हाँ, यदि आपका स्वार्थ छिपा है तो देश सेवा मत बोलिए। यूपीएससी के इंटरव्यू में कभी देश सेवा आपने बोल भी दिया ना, तो याद रखना वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है आपके सामने बैठने वाले। जो यूपीएससी के पैनल में बैठते हैं ना, बड़े शातिर लोग हैं, और आप तो आईएएस बनने जा रहे हो, उन्होंने आईएएस में अपना जीवन खपा दिया है, वो आपके सामने बैठेंगे। तो कभी भी ये देशभक्ति और देश प्रेम वाली बात मत करना। वहां वो प्रैक्टिकल पूछेंगे आपसे। हाँ, कुछ ऐसा रीजन बता दो कि आप कुछ चेंज लाना चाहते हो। सर मैं कुछ ये चेंज लाना चाहता हूं, मैं कुछ फैसले करना चाहता हूं सर, कि अभी मेरे हक में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी सोसाइटी में ये चेंजेस आना चाहिए। मैं कुछ असहाय लोगों की मदद करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो यकीन मैं पूरा प्रयास करूंगा आईएएस बनने के बाद कि मैं उन लोगों तक अपनी पहुंच बना सकूं, उन लोगों से बात कर सकूं, और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन तक मैं पहुंचा सकूं और उनको सरल भाषा में बता सकूं। तो ऐसी सी बात है, तो आप बता के भी देश प्रेम की भावना बता रहे हो ना, लेकिन सीधे क्यों कहना कि सर मैं देश प्रेम करना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। ये सारे घिसे पिटे आंसर हैं, इनको कभी आजमाना भी मत। इंटरव्यू में आपको सिर्फ ये बोलना है, आप उसके तरीके बता सकते हैं, आप सीधा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए, तरीका मैंने बता दिया है कि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज से थोड़े वंचित हो जाते हैं, सरकार की फैसिलिटीज उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो आईएएस बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप उन तक पहुंच बनाएंगे अपनी, उन लोगों को ढूंढेंगे, और डेटा आपके पास होता है पूरे जिले का, आप देख लेना कि कौन कौन से घर हैं, कौन कौन से वंचित लोग हैं। ठीक है भैया, उनको देख के उनके पास जाना, उनसे बातचीत करना, उसके पास बैठना और उनसे पूछना कि अभी आप गवर्नमेंट की कौन कौन की स्कीम का लाभ का फायदा ले रहे हो। और वो कहते हैं कि सर हम कोई नहीं ले रहे, हमारे पास राशन कार्ड ही नहीं है, हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है सर, हमारे पास भामाशाह कार्ड नहीं है सर, बताओ हमारे पास प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का स्कीम का कार्ड नहीं है सर, हम कहां से बीमा लेंगे सर। तो फिर वो कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाए उनके, और वो वहां तक लोगों की हेल्प करवाए। ये भी तो देश सेवा हो सकती है ना। चलिए, उसके बाद धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति के मैं बारे में बात करता हूं। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्ति है वो बिल्कुल शून्य होती है भाई, बिल्कुल शून्य। कभी कभी कहने को यह सुनने को मिलता है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा केवल एक मूक दर्शक बनी रहती है। क्या रहती है?
मूक दर्शक, केवल देखती ही देखती है, होता से कुछ नहीं है। लेकिन आपको धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति का आकलन करना ही एकमात्र उपाय नहीं है। आप भूल गए हैं शायद कि राज्यसभा हमारे संसद का अपर हाउस होने के साथ साथ आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, आपको पता है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट सर्विस के में वृद्धि करने का, यानी जब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनाया गया था तो वो लोकसभा ने नहीं बनाया था, वो किसने बनाया था? वो राज्यसभा ने बनाया था। यानी राज्यसभा के पास तो दो दो अधिकार हैं। और आपको बता दूं कि जब राज्यसभा के पास एक और पावर होती है आर्टिकल 352 की। हाँ जी, आप बोलेंगे सर 352 तो मंत्रिमंडल की सहमति से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। जी नहीं, आप सुनिए, ये तो है ही, लेकिन जब कभी लोकसभा पूरी भंग पड़ी हो, जब लोकसभा पूरी कभी भंग पड़ी हो तो आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में आप लिखेंगे कि धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति केवल, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति केवल नाममात्र की होती है, केवल नाममात्र की होती है, केवल नाममात्र की होती है। जैसे राज्यसभा धन विधेयक पर केवल अपनी सहमति देने की होती है, यानी राज्यसभा जो होती है वो धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन के भीतर लौटाना होता है। यदि अन्यथा धन विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और यदि वो राज्यसभा में चला गया है, यदि वो राज्यसभा के पास चला गया है तो राज्यसभा केवल उस पर अपनी क्या दे सकती है? सहमति, वो भी 14 दिन से पहले। तो आप लिख सकते हैं कि लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद, लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद, यानी मनी बिल, धन विधेयक पारित होने के बाद, तो धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद जब राज्यसभा के पास जाता है, जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा इसे पारित करना ही होता है। देखें, तो राज्यसभा इसमें संशोधित नहीं कर सकती, तो राज्यसभा इसमें, देखो राज्यसभा क्या करती है, एक्चुअली में राज्यसभा संशोधन करने के लिए कह सकती है, लेकिन लोकसभा इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहती है, तो याद रखना, तो फिर राज्यसभा को इसे पारित करना ही होगा। तो लिखें, राज्यसभा इसमें यदि संशोधन करने को कहती है, यदि संशोधन करने को कहे या असहमति व्यक्त कर दे, या असहमति व्यक्त करे तो 14 दिन के बाद, तो 14 दिन के बाद धन विधेयक, तो 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित समझा जाएगा, स्वतः पारित समझा जाएगा। तो ये थी बातें, यानी राज्यसभा धन विधेयक के मामले में केवल कोई शक्ति नहीं रखती, केवल एक शक्ति रखती है कि लोकसभा से यदि बिल पारित हो चुका है तो राज्यसभा को ये बिल पारित करना ही होता है। यदि वो संशोधन की कह भी देती है और लोकसभा उस धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं करती है तो इस पर लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा को ये 14 दिन के भीतर, अन्यथा 14 दिन के बाद ये धन विधेयक स्वतः पारित समझा जाएगा। तो इसलिए धन विधेयक के संबंध में, और धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में आता है,
110 में आता है, याद रखना सभी। और धन विधेयक को आप पता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पहले पेश होता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा केवल सहमति की पात्र होती है, क्योंकि राज्यसभा केवल सहमति की पात्र होती है, सहमति की पात्र होती है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा। यह है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति। आपसे पूछे कि धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत होता है, तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा तो नहीं, लेकिन राज्यसभा केवल सहमति की पात्र होती है। और मान लीजिए कि राज्यसभा इस पर अपनी सहमति नहीं दे रही है। मान लो राज्यसभा ने लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी और राज्यसभा ने इसे 14 दिन तक अपने पास रख लिया, तो राज्यसभा इसमें अपने 14 दिन तक तो रख सकती है, 14 दिन तक तो लोकसभा इससे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा इस पर अपनी सहमति नहीं देता है, ना हाँ कहता है ना कहता है, तो याद रखना 14 दिन के बाद धन विधेयक स्वतः पारित समझा जाएगा। बस इतनी सी बात है। चलिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति केवल कैसी होती है, नामात्र की होती है। अब आते हैं लोकसभा। चलिए, हाँ एक आर्टिकल और लिखना, वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल लिख लें, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, ये आर्टिकल में लिखा है नहीं था, तो आप ये लिख लें। देखो, यदि लोकसभा भंग हो चुकी है, यदि लोकसभा भंग हो चुकी है यानी डिसॉल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है, यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा की सहमति से, तो राज्यसभा राष्ट्रपति को सिफारिश कर पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा सकती है, ये आर्टिकल 352 है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी आती है बच्चों। और नेशनल इमरजेंसी दो ही कारणों से लगती है, एक तो है आपका बाह्य आक्रमण, ठीक है, और एक होता है आपका सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। चलिए, दो ही कारणों से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो 352 आर्टिकल, ठीक है। यदि लोकसभा भंग पड़ी है, और लोकसभा भंग किसकी सिफारिश पर होता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो चलिए, अब आते हैं लोकसभा के टॉपिक पर और फटाफट से डालेंगे सभी लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा, और ये आता है हमारा अनुच्छेद 81। चलिए, तो लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं पूरा और देखते हैं क्या है मैटर लोकसभा का। लोकसभा का जो मैटर है ये क्या है पूरा। तो देखिए, लोकसभा कैसे काम करता है अपना, मैं ये बता देता हूं। देखें, पहले हम लोकसभा का देखना चाहेंगे परिचय। किसे लोकसभा का परिचय बताइए पहले तो। देखो, लोकसभा जानते हैं कि हमारे संसद का दूसरा सदन है,
दूसरा इन द सेंस हमारे संसद में दो सदन काम करते हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का अपर हाउस कहते हैं, जबकि लोकसभा को संसद का निम्न हाउस कहते हैं, यानी लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वो है आपकी लोकसभा। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसे जनता के सदन, निम्न सदन और प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम सदन, और इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, यानी टेम्परेरी हाउस, पीपल ऑफ द हाउस या हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी इसको पहले टेम्परेरी हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और दूसरा इसे लोअर हाउस भी कहते हैं और इसे फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। ये चार नाम है इसके। तो पहला, ये संसद का निम्न सदन है, यह संसद का निम्न सदन, यानी संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन, इसको बोला जाएगा लोअर हाउस। ओके, उसके बाद परिचय में दूसरी बात करें तो यह संसद का क्या है, यह संसद का प्रथम सदन है। आप लिखेंगे यह संसद का प्रथम सदन, यानी यह संसद का प्रथम सदन है। इसे बोलते हैं फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए, उसके बाद बात करते हैं तीसरे की, संसद का निम्न सदन, संसद का प्रथम सदन, और उसके बाद आता है संसद का, यानी इसे जनता का सदन भी कहते हैं, इसे जनता का सदन भी कहते हैं। और जनता का सदन का मतलब होता है हाउस ऑफ द पीपल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। तो इसको कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। ये हाउस ऑफ द पीपल है। ओके, चलिए, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट, इसको जनता का सदन, संसद का प्रथम सदन और निम्न सदन के साथ इसको क्या और क्या कहा जाता है बताइए? इसको अस्थायी सदन यानी टेम्परेरी हाउस कहा जाता है, अस्थायी सदन कहते हैं इसको। और इसको अस्थायी सदन यानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सभी को पता है अस्थायी सदन इसको कहते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी हाउस, टेम्परेरी हाउस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको अस्थायी सदन ही क्यों कहते हैं? देखो, इसको अस्थायी सदन कहने का पीछे कारण है, इसको मैं एक्सप्लेन करके चलूं तो इसकी मैं व्याख्या कर सकता हूं, और व्याख्या में सीधा लिखा हुआ है कि इसको हम टेम्परेरी हाउस ही क्यों कहेंगे। टेम्परेरी हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ये लिखा चुका हूं मैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ये बातें समझाने की नहीं है, राष्ट्रपति में करा चुका हूं, प्रधानमंत्री में करा चुका हूं, और तीसरी बार इस बात को लिख रहा हूं मैं कि राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करता है। इस बात को बार बार नहीं दोहराना पड़े मुझे, क्योंकि प्रेसिडेंट हो गया, डेप्यूटी प्रेसिडेंट में कराया मैंने, उसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर में कराया, उसके बाद मैं तीसरी बार इसको लिखा रहा हूं। ठीक है, शायद तीसरी बार नहीं, कम से कम 5वीं बार इसको लिखा रहा हूं। तो टेम्परेरी हाउस इसको इसलिए कहते हैं, जबकि राज्यसभा को परमानेंट हाउस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ना होने वाली सदन है। ठीक है, चलिए, तो 4 नाम हो गए। और जनता के सदन की बात करूं तो जनता का सदन इसे 3 मई यानी 1954 से पहले, 1954 से पहले इसे लोकसभा नहीं बल्कि जनता के सदन के नाम से जानते थे। तो 1954 से पहले इसे हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता था,
चलिए, टेम्परेरी हाउस, जनता का सदन, संसद का प्रथम सदन। ठीक है, अब संसद का प्रथम सदन क्यों कहते हैं इसको, चलिए ये भी देख लेते हैं। संसद का प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लोगों के प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा यहां पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो आप लिख देंगे कि सभी प्रतिनिधि, क्योंकि इस सदन में सभी प्रतिनिधियों का चुनाव, क्योंकि इस सदन में सभी प्रतिनिधियों का चुनाव यानी रिप्रेजेंटेटिव, सभी प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों के प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, डायरेक्ट वोटिंग होती है। प्रत्यक्ष मतदान यानी वयस्क मताधिकार, इसे बोलते हैं एडल्ट वोटिंग फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है, चलिए, और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। लोकसभा का जो गठन था, लोकसभा का गठन कब किया गया था, 3 मई 1952 को। 3 मई 1952 को लोकसभा का क्या हुआ था, गठन किया गया था, यानी निर्माण किया गया था। और आप सभी को पता है कि हमारे भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे, यानी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हुए थे हमारे भारत में 51-52 में। कब हुए थे, 51-52 में। चलिए, तो पहले लोकसभा चुनाव यहां लिख दें, पहले लोकसभा चुनाव, और पहले लोकसभा चुनाव कब हुए, पहले लोकसभा चुनाव का कार्यकाल आपको याद है कि 1951 और 52 में हुए थे। चलिए, तो लोकसभा के चुनाव कब हुए, लोकसभा का परिचय सबका दे दिया है, निम्न सदन है, ठीक है, लोअर हाउस है। चलिए, और इस व्याख्या को याद रखना सभी, ये व्याख्या बहुत काम आएगी आपके, 3 बार लिखा चुका हूं इस व्याख्या को, अब की बार आपको ना बताना पड़े, केवल मुंह जबानी में बोल दिया जाए तो ताकि अच्छा रहे। चलिए, तो ये लोकसभा का परिचय था एक छोटा सा, जो कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद लोकसभा के पद की योग्यता की बात कर लेते हैं कि लोकसभा के पद की जो अर्हताएं होती हैं, जो शर्तें होती हैं, वो क्या होती हैं। चलिए, तो डालेंगे फटाफट से सभी डालेंगे हेडिंग, लोकसभा पद की अर्हताएं, लोकसभा पद की अर्हताएं। अर्हता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लोकसभा पद की अर्हताएं, ठीक है। और लोकसभा पद की अर्हताओं में बात करूं तो पहली क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लिख दें सभी, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है इसकी, दूसरी शर्त है कि भारत का नागरिक होने के साथ 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लिख दें, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया, दिवालिया का मतलब होता है भगोड़ा, किसी बैंक का कर्ज नहीं होना चाहिए उस पर, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं लास्ट पॉइंट की, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर। क्योंकि आपको पता है जब किसी भी लोकसभा के तहत आप जब कोई कैंडिडेट बनते हो, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव आते हैं, तो लोकसभा चुनाव के लिए मान लो किसी व्यक्ति को टिकट मिल भी जाता है, तो उम्मीदवार बनने के बाद लोकसभा के नामांकन भरने के साथ वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपकी, ये लोकसभा के पद की अहर्ता है। ठीक है, चलिए इसको अपने माइंड में बैठा लेना तरीके से, ये काम आ सकती है। ओके, तो लोकसभा पद की अहर्ताएं आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद आता है लोकसभा पद का निर्वाचन कैसे होता है। तो चलें ये भी लिख लेते हैं एक बार हेडिंग के तौर पर। तो सभी डालेंगे लोकसभा पद का निर्वाचन। देखो लोकसभा पद का निर्वाचन आप सभी जानते हैं कि कैसे होता है। लोकसभा पद का निर्वाचन, जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव आता है और आपके जिले से, आप जिस राज्य से हैं, जैसे कि मान लो आप हैं आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 25। तो लोकसभा के, जैसे राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 25 ही, शायद मेरे हिसाब से 25 ही हैं, तो इतनी सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसे करके यानी हर राज्य में कुछ सीटें लोकसभा की और कुछ सीटें राज्यसभा की होती हैं। राज्यसभा की सीटों को बाहर निकालिए, लोकसभा की जो सीटें होती हैं वहां पे लोकसभा के चुनाव होते हैं। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान में कल को 25 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, ठीक है, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, कितनी 80। तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी 80 सीटों पर 80 कैंडिडेट होंगे, 80 कैंडिडेट होते हैं। वो 80 कैंडिडेट जो होते हैं वो अपने अपने जिले से आते हैं और उस जिले की उस जिले की जो जनता होती है वो डायरेक्ट वोट डालकर उस कैंडिडेट को जिताती है या दूसरे कैंडिडेट को हराती है, एक ही बात है। ठीक है, यानी जिले की जनता, यानी यहां पर क्या होता है कि राज्य तथा राज्यों की विधानसभाएं तथा संघ शासित क्षेत्रों की जनता, यानी राज्य प्लस यूटी, समझ गए ना, स्टेट की पॉपुलेशन और यूटी की पॉपुलेशन, यानी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से लोकसभा के पद का निर्वाचन होता है, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और एक बात और है, इसके ऊपर लिखा जाएगा, तो लिखेंगे लोकसभा पद का निर्वाचन, लिखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, यानी यूटी, संघ शासित प्रदेशों, सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से उम्मीदवार को लोकसभा का प्रतिनिधि बनाकर लोकसभा का प्रतिनिधि बनाया जाता है, लोकसभा का प्रतिनिधि बनाया जाता है। ऐसी तो बनती है लोकसभा पूरी। यूपी से कौन कौन है, वो यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो यूपी में मान लो 80 सीटें भी हैं लोकसभा की, तो कुल मिला के देखा गया, अच्छा राजस्थान में 10 सीटें मेरे हिसाब से है ना, 25 नहीं हो सकती या 25 हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। यूपी से 80 सीटें हैं, चलो यूपी से 80 सीटें हैं। यूपी से कौन कौन है, यूपी से 80 सीटें हैं, तो यूपी में जो भी आज यूपी से क्लास ले रहे हैं मेरी, तो वो अपने जिले में एमपी का नाम पूछिएगा, क्योंकि वहां के एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, वहां के लोगों ने उनको चुना है और वहां के लोगों ने उनको जिताया है। तो डायरेक्ट वोट सिस्टम काम करता है, उस डायरेक्ट वोट सिस्टम को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और आपको बता दूं कि जो मतदान करने की बात होती है, जो हमारे 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989, अच्छा पहले हमारे भारत में एक ऐसा सिस्टम था 1989 से पहले हमारे भारत में जो वोट डालने की जो आयु थी वो 21 साल थी। लेकिन 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से
वोट डालने की जो आयु थी वो उसको 21 से घटाकर डिक्रीज करके 18 कर दिया गया। तो आज हमारे यहाँ पे जो वोट डालने में जो सक्षम व्यक्ति है वो 18 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए। 18 वर्ष का पूर्ण है तो उसके पास वोटर आईडी जो है वो लीगल है और वह वोट डाल सकता है। ठीक है, यानी यह क्यों किया गया? यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और युवाओं की चुनावों में पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए किया गया था। जो राजीव गांधी सरकार थी, तो राजीव गांधी ने यह किया था और इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। और यह क्यों की गई? वोट डालने की आयु, वोट डालने की जो आयु है अब यह 18 वर्ष। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 ये राजीव गांधी सरकार ने किया था। और राजीव गांधी सरकार के समय ऐसा बताया गया कि राजीव गांधी जब इलेक्शंस का प्रचार करने जा रहे थे तब ऐसा उन्होंने किया था, और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। क्योंकि 18 वर्ष का बच्चा लगभग समझने लग जाता है कि सरकार किसकी बननी चाहिए और सरकार किसकी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल का युवा तो कहीं और व्यस्त है। आजकल का युवा तो सुंदर सुंदर चीजों को देखने में व्यस्त है, वो तो चैटिंग में व्यस्त है भाई साहब, वो कहां समझेगा। ठीक है, चलिए तो हम मिलते हैं फिर आपसे जल्दी ही, और इस क्लास को यही रोकना चाहेंगे हम, और अगले पार्ट में मिलते हैं फिर आपसे लोकसभा के ऊपर, और जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है अगले पार्ट में। लोकसभा को पूरा करेंगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर को बनाए रखेंगे। चलिए तो फिर सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।